अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर्स, हाउ आर यू? आज इंशाल्लाह ताला हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में फिर जो हमारा टॉपिक है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो है मोटिवेशन। बेसिकली मोटिवेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन क्या होती है, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी थेरीज हैं जो इसमें इफेक्ट कर रही होती हैं, उन तमाम को हम नंबर वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये मोटिवेशन है क्या। इंट्रोडक्शन। इट इज़ असेंशियल टू इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। While machine process technologies of a high order can be made available to the individuals, कहते हैं कि बहुत सारी मशीनरी भी है, नई चीज़ें हैं, प्रोसेसेस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीन्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अप्रूव करने के लिए है मौजूद हैं। बट जब तक वर्कर्स को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपको हाई जो उसकी एक्टिव अचीवमेंट है उसको अचीव नहीं कर सकते, बेसिकली प्रोडक्टिविटी को अचीव नहीं कर सकते। जब तक आप देखें कि जब एम्प्लॉयज़ किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, स्टूडेंट्स आप हैं, जब तक आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप उस तरीके से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से बेसिकली आपको करनी चाहिए। आप उस तरीके से नहीं इन्वॉल्व होंगे चीज़ों में जिस तरीके से चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन जब आप मोटिवेटेड होंगे तो उससे जो इन्वॉल्वमेंट आपकी है आप स्टडी के अंदर वो भी हो जाएगी, और जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किसी भी पॉजिटिव जो उनकी मोटिवेशन होती है उसमें जब वो किसी भी काम करने के लिए उनको इन्वॉल्व करते उससे जो बेस्ट प्रोडक्टिविटी वो अचीव होती है। बेसिकली मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन इज डिफाइंड एज अ इनर bringing cause passion caused by need, wants and desire which people are on individual excessive physical and mental energy to achieve a desired objectives। कहते हैं कि इनर प्रोसेस है, जो नीड्स है, वांट्स है, डिज़ायर्स हैं, जो एक इंडिविजुअल फिजिकल भी है और मेंटल भी है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो बेसिकली जो अपनी डिज़ायर्स को अचीव करने, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो यूटिलाइज करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ पर्सन डिपेंड्स अपॉन परफॉर्मेंस। कहते हैं जो एफिशिएंसी है वो ह्यूमंस इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस पर टोटली बेस कर रही होती है। परफॉर्मेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अंदर उसको परफॉर्मेंस इज इक्वल एबिलिटी मल्टीप्लाई मोटिवेशन, यानी कि जब एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों हों तो ही परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद टर्म लाइक मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटिंग, ये थ्री बेसिकली टर्म्स हैं। मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेटिंग क्या है, और कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर यूज होती हैं। It is important to fully understand the meaning of these terms so that they can be appropriately used by the drive maximum benefits, जिससे हम maximum benefits achieve कर सकते हैं। मोटिव एज पर इसमें इसने बताया है कि बेसिकली जो मोटिव है वो क्या है। एन इनर स्टेट दैट एनर्जीज एक्टिवेट्स आर मूव्स एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टूवर्ड्स सर्टेन गोल्स। ये एक इनर स्टेट है, एनर्जी है, एक्टिवेट्स है और जो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर्स है वो अब शो कर रहे होते हैं। बेसिकली देखें कि डिफरेंस बिटवीन मोटिव, जो आपकी नीड है और जो मोटिव है उसमें डिफरेंस क्या है। मोटिव इज अ स्ट्रॉन्ग नीड विच हैज सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ दैट कीपर्स अ पर्सन टू एक्ट फॉर इट्स फुलफिलमेंट। कहते हैं बेसिकली जो नीड है, जो मोटिव है वो आपकी इस तरीके की वो नीड होती है जो किसी भी लेवल पे जाके आप अपनी डिज़ायर को फुलफिलमेंट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। इफ द नीड और मोटिव इज नॉट फुलफिल्ड अ पर्सन, अगर आपका मोटिव और नीड जो है वो फुलफिल नहीं है
तो जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, आप उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। और जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी काम के अंदर, आप मोटिवेटेड भी हैं, आपकी नीड की भी पूरी आपकी नीड भी उसी के अंदर रहते हुए आप उसकी नीड के ऊपर कंटेन कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से जो आपकी वो बेसिक जो इंसेंटिव है वो भी आपको अचीव हो जाते हैं। उस कहते हैं कि जब इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाए ना, किसी भी रिवार्ड इंसेंटिव्स कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए उसको दिए जाएं, तो जो उससे एक तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है और उससे जो मोटिवेशन वो भी बढ़ जाती है किसी भी काम करने के लिए। द मोटिव ग्रेटर इज द टेंशन एंड हाई द डिजायर टू फुलफिल। कहते हैं कि ये जो मोटिव है ये टेंशन से ज़्यादा जो आपकी डिज़ायर्स होती है ना उसको फुलफिल करना होता है। जो आपकी ख्वाहिश आपकी डिज़ायर होती है, एनर्जीज को यूटिलाइज आप करते हैं किसी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो मोटिव से जो बेसिकली होता है उसका ताल्लुक आपकी डिज़ायर्स के साथ होता है। आप जो कुछ आपके बिहेवियर्स के अंदर एक्टिव जो आप एक्टिव एनर्जीज को यूटिलाइज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर्स को अचीव करने के लिए, जो आप यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मोटिव। मोटिवेटिंग managers must create situations wherein person employee is stimulated to undertake activities that may motivate him to achieve higher goals, creating a situation by improving the restlessness of workers। कहते हैं कि इसमें जो मैनेजर्स हैं वो एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो मोस्टली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन वो देखें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना कैसे है। जब आप कोई भी एक्टिविटी देते हैं कि बच्चों उनको हाईली मोटिवेटेड करते हैं कि आपने ये जो अचीव्स हैं गोल्स हैं इनको कैसे अचीव करना है। जब आप उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उससे जो आपकी मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। To achieve higher goal, a person should work so that the restlessness is reduced and later removed। कहते हैं कि जब आप जो आपने कोई भी पर्सन जो है आप उसे चाह रहे हैं कि ये जो काम के अंदर इन्वॉल्व रहे, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो किस तरीके से जो आप उसकी जो टेंशन है उसको रिमूव कैसे करेंगे। दिस इज़ द पॉसिबल व्हेन वर्कर फील्स टू अचीव समथिंग एंड डाइवर्ट ऑल थिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अचीवमेंट। कहते हैं कि तभी पॉसिबल होता है जब एक वर्कर के अंदर ये हो, उसके अंदर तमाम पॉसिबल एनर्जीज हूँ कि ये वो इस चीज़ के बारे में फील कर रहा है कि ये काम मैंने करना है, बस यानी कि ये काम मैंने अचीव करना है। अब आप लोग कहते हैं कि ये मैंने एमफिल की डिग्री अचीव करनी है। एमफिल की डिग्री से योर बेसिकली टारगेट, उस टारगेट को अचीव करने के लिए यू आर हाईली मोटिवेटेड कि मैं ये काम करूँ। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप उस तरीके से जो उसके ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उसको अचीव नहीं कर सकते। Motivation. Squad defined motivation as a process of stimulating people to action to accomplish desired goals। ये एक ऐसा stimulating process है जिससे जो desired goal है उनको accomplish करना है। इसमें जो फाइनल हैज डिफाइंड मोटिवेशन एज द वे, एक ये ऐसा रास्ता इन विच ऑल डिजायर्स, जो आपकी डिजायर्स हैं, ड्राइव्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, स्ट्राइविंग नीड्स डायरेक्ट जो आपकी नीड्स की स्ट्राइवेशंस हैं, कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन तमाम चीज़ों को जो ह्यूमन बिहेवियर है उनको कंट्रोल करना है और बेसिकली उनको एक्सप्लेन करना है। Motivation refers to the degree of readiness or organisms to pursue some designated goal and implies the determination of the nature and the locus of the forces including a degree of readiness। उसके बाद इसमें एक और एक डेफिनेशन ज्ञान की है, मोटिवेशन एज अ इनर burning process, passion caused by need, wants, and desire that people and individual to exert physical and mental energies to achieve। किसी भी जो आपकी मेंटल एनर्जी है, जो आपकी फिजिकल एनर्जी है, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को गोल अचीव करने के लिए जो आपके इनर एक होता है ना मोटिवेशन कि मैं ये काम करूँगी, ये आपकी इनर प्रोसेस है। आपने अपनी जो इनर जो फीलिंग्स है उसको कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसको यूटिलाइज करना है। जो बेस्ट यूटिलाइजेशन आपकी बेस्ट किसी काम को अचीव करने के लिए ना, दैट इज द मोटिवेशन।
अब देखें आपने कहा कि मेरा जीपीयू बहुत अच्छा होना चाहिए। उस जीपीयू को अचीव करने के लिए जब आप किसी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तमाम लेक्चर को डेली नोट कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से अचीव कर टारगेट जो है उसकी बेसिक जीपीए के जो टारगेट को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट बुक्स के साथ वो उसको रीड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ है, टीम वर्क के साथ आप पढ़ रहे हैं, टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो बेस्ट जो आप का जो टारगेट्स है ना वो अचीव होगा। और ये आपकी एक इनर फीलिंग्स है जो आपको उकसा रही हैं आपने ये काम करना है। तो जब आप करेंगे तो फिर उसमें आपकी मेंटल भी और आपकी फिजिकल भी दोनों एनर्जीज जो है ना वो यूटिलाइज होंगी। करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये एक साइकोलॉजिकल मोड ऑफ फिनोमिना। और साइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, द स्टडी ऑफ सोल। इट इज़ द इनर डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ये एक इनर डिज़ायर है ह्यूमंस की, किसी भी काम को करने के लिए जो उसकी इनर डिज़ायर होती है। द वेरी डेफिशिएंसी फोर्स हिम टू अंडरटेक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क more is the individual motivated better the performance and organizations relations। इसमें जो इंडिविजुअल्स को इसलिए मोटिवेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस की जो परफॉर्मेंस है और ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, रुकता नहीं है। Since need is a continuous phenomena, if one need is satisfied, the other need emerge। कहते हैं कि जब इंसान की एक ये कुदरती फिनोमेना है कि जब उसकी एक जो ख्वाहिश है पूरी हो जाती है फिर उसके अंदर दूसरी ख्वाहिश पैदा होती है, फिर उसके अंदर वो तीसरी ख्वाहिश पैदा, अब मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो उसके अंदर ख्वाहिशात आती जाती हैं वो एक वो जो इसकी इनर फीलिंग है उसके थ्रू वो उसमें मोटिवेटेड बेसिकली होता है और उसी के अंदर वो रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काम है वो करता है। मोटिवेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एंटिसिपेटेड परसीव्ड वैल्यू फ्रॉम एन एक्शन, यानी कि ये इसमें जो परसीव्ड वैल्यू और जो आप बेसिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं वो दोनों शामिल होती हैं। देयर कुछ जो है ना वो कहते हैं अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं जो उसको बेसिकली जिससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होंगे किसी भी काम से तो जो आपका हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, जो आपके डिजायर्ड गोल हैं वो भी अचीव नहीं होंगे। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं किसी काम में, किसी काम के रहते हुए अंदर आप और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन इंसेंटिव दे रहे हैं, उससे जो बेस्ट एफिशिएंसी है वो भी अचीव हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है? हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले इसकी जो वो यही है कि जो मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव किया जाए। और वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली इम्प्रूव होगी, उसमें जो वेस्टेज है वो बहुत कम होगी, उससे जो प्रोडक्टिविटी है एफिशिएंसी है बेसिकली वो अचीव होगी। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। कहते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा होगी तो फिर देखिए जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उसके टर्नओवर को कम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो जो उनकी टर्नओवर है और एब्सेंटिज्म है वो कम होगी। जब एब्सेंटिज्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की कम होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी बेसिकली इंक्रीज होगी। और जब इंक्रीज एम्प्लॉयज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होगी, एब्सेंटिज्म कम होगी तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। और जब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंस होती है इसकी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सलेंस को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, मैनेजर्स डूइंग द वर्क, जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एम्प्लॉय जो अपने मैनेजर जो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं मोटिवेट करेगा तो उससे जो टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, एब्सेंटिज्म भी एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाएगी।
एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, कहते हैं कि मैनेजमेंट जो मस्ट कंटिन्यूसली स्कैन द एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट, जो मैनेजमेंट है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको भी कंटिन्यूसली उसमें वो मस्ट उसको इम्प्रूव करता रहे, उसको जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी देखें कि ये कौन से जो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्ट हो रही हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या है। दिस इज द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज एंड टेक्नोलॉजी वैल्यूशन ऑन द मोटिवेशन लेवल। कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़, देखिए इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, कोई आप कंडीशन चेंज कर देते हैं, कोई आप नई चीज़ वर्कर्स के अंदर करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए और जो एम्प्लॉयज़ है वो भी मोटिवेट हो जाए। तो जो चेंज है ना उससे इंसान की थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन भी हो जाती है और वो उससे डिजायर्ड होता है कि ये काम अब मैंने करना है, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ है ना उसकी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। Social change increase inspiration of workers and put an additional demand on the organization कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एडिशनल डिमांड है वो भी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, देखिए एम्प्लॉयज आर द मिरर ऑफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके एम्प्लॉय हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का मिरर होते हैं। Manager must laid on a high performance standard coupled with a high monetary and non-monetary। देखें कि कहते हैं कि मेंटरी रिवॉर्ड सिस्टम जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बहुत ज़रूरी होता है। रिवॉर्ड इसलिए कि ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय है, देखिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया उसके अंदर एम्प्लॉयज़ नहीं है, अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है तो फिर आपका वो मोटिवेशन लेवल भी वैसे इंक्रीज नहीं होगा, आप कुछ भी कोई भी काम नहीं कर सकते। और जो एम्प्लॉय हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली डिमांड है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जान होते हैं, जब हम उसको इंसेंटिव्स देंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसको जो मैनेजर्स हैं लीडर्स हैं उसको इंसेंटिव्स देंगे, आप रिवार्ड देंगे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो उसको इम्प्रूव करेंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उससे जो एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी बेहतर हो जाएगा, एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड हो जाएंगे, एफिशिएंसी भी अप्रूव हो जाएगी, जो मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इमेज होता है वो भी बेस्ट हो जाएगा। जब प्रोडक्टिविटी बेस्ट होगी तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है वो भी बेस्ट हो जाएगी। It will also reduce employee turnover and better employee will look forward to join the organization. High organization image will contribute towards a brand image of product and service the organization in the market. No doubt इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जितनी अच्छी होगी उतनी इसकी मार्केटिंग में डिमांड होगी। मोटिवेशन थेरीज जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स के अंदर रहते थे और जो मोटिवेशन की थेरी हैं वो कौन कौन सी हैं, मैज़लो, इनको वन बाय वन हम करते हैं। मैज़लो नीड हायरार्की थ्योरी, इब्राहिम मैज़लो हैज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक यूएसए के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसने मोटिवेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है। इसमें जो बेसिक थेरीज हैं वो भी उसने बताया है कि जो इंडिविजुअल्स की मोस्ट नीड्स हैं वो क्या हैं और जो उसकी हाईएस्ट नीड क्या है और उसकी जो लोएस्ट नीड्स हैं वो क्या हैं, और इसने पूरी एक हायरार्की बनाई जिसमें उसने वहाँ से उनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो थेरीज की जो नीड है वो क्या है। इसने जो बेसिकली इसकी 5 नीड्स को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसी भी इंडिविजुअल्स की जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसकी जो 5 बेसिक नीड्स होती हैं, जब ये फुलफिल होंगी तो बेसिकली जो उसकी मोटिवेशन लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड वो हमारी जो बेसिक नीड है, सबसे लो लेवल की नीड है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिसमें फूड वाटर शेल्टर्स ये तमाम जो फिजिकल नीड्स हैं उसका ताल्लुक ये आपकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेफ्टी नीड है, देखिए सेफ्टी किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जब आप खाना पानी वाटर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट भी चाहिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो जो उसके देखिए ना जब तक आपकी किसी भी काम के अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हाउ कैन पॉसिबल कि यू कैन अचीव द टारगेट्स, यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद सोशल नीड, फीलिंग्स वांटेड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पार्ट ऑफ टीम, यानी कि इसमें आपकी जो बेसिकली
आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, सोशल लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आप टीम में काम कर रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, इसका ताल्लुक फिर आपकी सोशल नीड के साथ आ जाता है। एस्टीम नीड की आपकी लव नीड होती है, इनर नीड होती है, यानी कि इसमें आप जो है ना, इसमें आपको अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ स्टेटस, इसमें जो है ना, इसमें आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। सोशल नीड में आपकी लव नीड, ये तमाम नीड्स आ जाती हैं। स्टीम नीड में यानी कि अब इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब आपका दिल करता है कि आपको कुछ स्टेटस चाहिए। आप उस स्टेटस को कैसे इंजॉय करेंगे, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होगी, कैसे आप लोगों से कहते हैं कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ रहते हुए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इस लेवल को अचीव करना चाहता हूँ। ये आपका बेसिक मोटिवेशन लेवल होता है जब आप कहते हैं कि नो नो, मैंने ये वाला टारगेट जो है ना वो बेसिकली अचीव करना है। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे हाईएस्ट नीड है आपकी, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, जिसमें इंटेलेक्चुअल नीड है, फीलिंग पोटेंशियल है, अचीविंग टारगेट है, जिसमें आपके अंदर एक जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाती है ना कि अब आप, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, और अब आपने जो आपके बेसिकली टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। ये मोटिवेशंस के लेवल्स हैं, जो नीड्स हैं, जिसमें ये तमाम फर्स्ट साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, यानी कि फूड वाटर से लेके आपकी अचीविंग द टारगेट्स तक, ये बेसिकली फाइव जो अब्राहम मैस्लो ने इसको जो इंडिविजुअल्स की फाइव नीड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया। उसके बाद है हाइब्रिड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसमें दो तरह के फैक्टर्स बेसिकली बयान किए गए हैं, एक मोटिवेशनल फैक्टर है और एक मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं। इसमें Friedrich Hayek has and his association with motivation theory based on two main factors 19 ये 50s में उन्होंने ये जो थेरीज है उसके लिए टू फैक्टर्स थेरीज को बेसिकली ये जानी जो जाती है टू फैक्टर्स थेरीज के नाम से जानी जाती है। इसमें सबसे पहले मोटिवेशनल फैक्टर, देयर इज अ सेट ऑफ जॉब कंडीशन विच ऑपरेट प्राइमरली टू बिल्ड स्ट्रांग मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि इसमें आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो आपकी जॉब कंडीशंस के साथ होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। दे आर इंट्रिंसिक, यानी कि वो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन रिवार्ड है, हेल्प इंक्रीज वन आउटपुट। These factors have a positive effect on morale, productivity and job satisfaction. ये आपके मोरल पे, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे, जो सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। Maintenance factor. There are some job conditions which operate primarily to dissatisfy employee when these conditions are absent. कहते हैं कि जॉब से कंडीशंस के अंदर के जो इसमें एम्प्लॉयज़ है ना वो बेसिकली जो हाइजीन, जो इसको हाइजीन फैक्टर बोला जाता है, जिसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज़ है ना वो डिससेटिस्फाई होते हैं। When these factors are present, they do not motivate us strongly. कहता है कि जब ये जो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जब वो हों तो जो मोटिवेशन है वो तो होती नहीं है, और इससे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो जो एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटिज्म है वो भी बढ़ जाती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले अचीवमेंट है। जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स, एक मोटिवेटिव फैक्टर्स है और एक मेंटेनेंस को हाइजिन फैक्टर्स भी बोलते हैं। अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, द वर्क सेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एडवांसमेंट है, ग्रोथ है, यानी कि जब आप किसी भी काम के अंदर रहते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो बेसिकली आपकी फीलिंग्स ऐसी होती हैं, आपको कुछ इंट्रिंसिक रिवार्ड ऐसे होते हैं, आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है, आप कहते हैं मुझे ये अचीवमेंट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, वर्क के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसको फुलफिल करते हैं, आपकी उसके अंदर रहते हुए ग्रोथ होती है। तो ये जो हाइजीनिक फैक्टर्स हैं इसमें ज़्यादातर बेसिकली जो काम आपको दिया जाता है आप वही करते हैं, उससे उससे ज़्यादा आपके अंदर ना तो वो मोटिवेशन होती है और ना ही कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके वो मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कंपनी पॉलिसीज हैं, यानी कि जो कुछ कंपनी ने कह दिया आपने वही काम करना है। सुपरविजन, जिस सुपरविजन के अंदर आप काम कर रहे हैं, जो कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अंदर रहते हुए काम करना है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप्स क्या है, आपके वर्क की कंडीशन क्या है, यानी कि किस कंडीशन के अंदर रहते हुए आप काम कर रहे हैं, सैलरी क्या है, आपकी सिक्योरिटी क्या है,
ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो खौफ होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो वाले बेसिकली जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं। उसके बाद मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर आई थिंक सो था, उसमें भी हम न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर जब हमने डिस्कस किया था न्यू क्लासिकल थ्योरीज के अंदर के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है। और देखिए ए के अंदर ये दोनों थ्योरी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट्स हैं, एक्स वाले और वाई वाले। और उन्होंने कहा है कि जो किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए जो वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है और किस तरीके से डिससेटिस्फाई किया जाता है, कि जस्ट जो वर्किंग रिलेशन पॉलिसी की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो पॉलिसीज बना दी गई हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए आपने काम करना, उसके बाहर आप निकल ही नहीं सकते, आप काम ही नहीं कर सकते। तो ये मैकग्रेगर इज अवेयर द ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल इन देयर थॉट प्रोसेस एंड दे आर सोशल बाय नेचर। They display a very high degree of behavior relating to achieving a self actualization। कहता है कि वो बेसिकली जो है ना, वो जो मैस्लो ने आपका फिफ्थ नीड बताई है कि ये जो हाईएस्ट लेवल है ना, जो है ना मैकग्रेगर कहता है वो सिर्फ वो वाली डिग्री है जिसको अचीव करना है बेसिकली। There is an interaction, a variety of need fulfillment phenomena and complex nature displayed in individual different situations। कहता है कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आते हुए इंडिविजुअल्स को डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नेचर होती है, लेकिन आपने जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करना है। अब वो कैसे करना है वो बता देते हैं। उसने कहा कि थेरी एक एक्स है, थेरी वाई है। थेरी एक्स वाले जो है ना वो काम करना पसंद नहीं करते। उसमें जो लीडर ने कहा है कि दैट यू डू, इट्स मीन कि यू डू। और जो थेरी वाई वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को फुली इन्वॉल्व करता है किसी काम के अंदर, कि किसी भी काम के अंदर वो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से इन्वॉल्व करके जो उसकी एफिशिएंसी वो बेहतर हो जाती है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और जो थ्योरी वाई वाले वो कहते हैं कि नहीं, जस्ट एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देनी है, मोटिवेट करना है, दे कैन अचीव द टारगेट्स। इसमें जो थ्योरी वाई वाले हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को से भागते हैं, वो उस तरीके से अचीव नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते। और जो थ्योरी वाई वाले हैं वो कहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील करते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने करना है। वर्कर सीक सिक्योरिटी, यानी कि इसमें जो उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और कैन में गुड डिसीजंस। और थ्योरी वाई वालों को सिक्योरिटी के लिए वो डिसीजंस अच्छे लेते हैं, क्योंकि इसका बेसिक पर्पज़ ये है ना कि वाई वालों को वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं। और जब आप किसी को मोटिवेट करेंगे तो उससे जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा अचीव होंगे। इनहेरिटेंट डिसलाइक फॉर वर्क, ये जैसे कि हमने प्रीवियसली यही कहा है कि वो जो काम करना पसंद करते हैं वो इतना काम करना पसंद नहीं करते। थेरी वाई वाले जो है वो नेचुरल जो वे में जो है ना वो काम करना पसंद करते हैं। वो जो उनकी डायरेक्शन बिहेवियर की है वो बहुत क्लियर होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुल एक्सेप्ट करती हैं। थेरी एक्स वाले इसको रिजेक्ट करते हैं। लैक क्रिएटिविटी एंड रेजिस्ट चेंज, वो चेंज को, ये क्रिएटिविटी को एक्स वाले लाइक नहीं करते। लेकिन जो थेरी वाई वाले हैं वो बेसिकली जो क्रिएटिविटी और चेंज है उसको पसंद करती हैं। फोकस ऑन द लोअर लेवल साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड टू मोटिवेट वर्कर्स। यहाँ पे जस्ट जो खाना पानी शेल्टर आपकी जो नीड्स है उसी को पूरा किया जाता है। लेकिन जो थेरी वाई वाले हैं वो फर्स्ट लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नीड्स है वहाँ तक उनको मोटिवेट करते हैं कि यू कैन डू डैट, यानी कि इस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से आपको वो जो चाह रहे आप यानी कि थेरी एक्स और थेरी वाई का जो कंपैरिजन वो यही है कि दे डिसलाइक द वर्क्स एंड दे लाइक द वर्क डू दैट। कि वो कहते हैं कि ये काम मैंने करना, वो कहते हैं ये काम नहीं करना। तो इस तरीके से ये डिफरेंस। ये आ गई अर्थ थेरी ऑफ मोटिवेशन। कैलिटन Elderpeer, the Yale University carried out further studies on the Maslow theory। उसने मैस्लो थ्योरी की जो नीड्स है ना उसको 3 स्टेप्स में बेसिकली बयान किया। तो मैस्लो ने 5 में बयान किया था और उसने कहा है कि ये 3 में हम इसको बयान कर सकते हैं। यानी एग्जिस्टेंस नीड, ई एग्जिस्टेंस नीड और रिलेटेडनेस, जी ग्रोथ। मैस्लो ने 5 कहा था और जो कैलिटन एल्डरफियर ने इसको बेसिकली 3 में किया है। वो कहता है कि बेसिकली जो नीड्स ह्यूमंस की जो मौजूद है वो क्या है, दे आर रिलेटेड
to provision basic material requirements of human beings are related to Maslow psychological and safety need। वो उसने जो उसकी दो नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड है, उसको मिला दिया है सब। फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल उसकी नीड्स हैं, उसने उसको यही कहा है कि देखें खाना, पानी और सिक्योरिटी, ये तमाम इंडिविजुअल्स की जो एक नीड है, जो मौजूदा हालात में उस नीड्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है रिलेटेडनेस। द नीड इज रिलेटेड टू डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स और मेंटेन अ सेकंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, जिसमें उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस को वो मेंटेन करता है। उसमें उसकी लव नीड है, स्टेटस है, रिकग्निशन है, या सोशल नीड्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं। एस्टीम नीड में यानी कि जैसे वो कहता है कि स्टेटस को भी इंजॉय करना और लव नीड भी आपकी होनी चाहिए, जो जिसमें वो रिलेशनशिप्स भी बनाता है और उसके अलावा अपने स्टेटस तक पहुंचने के लिए वो जो अपने काम को पूरा भी करता है। और एंड वाला ग्रोथ, जिसमें आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का जो बेसिकली वो है कि ग्रोथ इज अ इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, जिसमें वो कहता है कि ये इंट्रिंसिक उसकी डिज़ायर है कि एक उसको खुद को वो डेवलप करना चाहता है। और किस तरीके से वो खुद को डेवलप करना चाहता है, जिसमें उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी एडवांसमेंट है, ऑटोनॉमी है, अचीवमेंट है, ये तमाम नीड्स जो है ना उसका ताल्लुक उसकी ग्रोथ के साथ होता है। यानी कि मैस्लो ने उसको 5 नीड्स उसने वन बाय वन एक्सप्लेन किया, और उसको जो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एग्जिस्टेंस, नीड, रिलेटेडनेस और ग्रोथ को उसने जस्ट इन 3 नीड्स के अंदर ही एमर्ज कर दिया। और उसकी एवेल्यूशन क्या आया कि एडवोकेट 3 नीड्स पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, उसने यही कि इसको 5 वो उसकी 5 के अगेंस्ट 3 का कर दिया, कि उसने कहा कि नीड नॉट बी इन रिजिड स्टेप वाइज प्रोग्रेशन, इट अ स्ट्रॉन्गर कहता है कि ये जो नीड्स है उसको हम दबा के नहीं रख सकते, इस तरीके से हम उसको उस नीड्स जो है ना इंडिविजुअल्स की जो पूरी करना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मे बी वर्किंग एट एनी वन टाइम, कहता है कि मोर बहुत सारी जो नीड्स हैं उसको कहीं भी काम करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो जब तक हम जो इंडिविजुअल्स की लोअर नीड से लेके जो उसकी हाई नीड तक उसको जो पूरा नहीं करेंगे, तो उस तरीके से जो हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। एक्सेप्टेंस थ्योरी उसमें इसमें भी हैज़ अ propagated expectancy theory based on the employee expectancy. He believed that employees motivated to exert a high level of effort। वो कहता है कि जब हम employees को जब तक हाई लेवल एफर्ट नहीं होगी किसी भी काम पे, when he believed that effort will lead to good performance, जब तक हम ये नहीं कहेंगे, हमारा ये बिलीव नहीं होगा कि जब एफर्ट अच्छी होगी तो उससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी अचीव होगी। उसमें इसमें 3 जो बेसिक स्टेप्स एलिमेंट्स बयान किए हैं, वो एफर्ट है, परफॉर्मेंस रिलेशनशिप है, एफर्ट है, परफॉर्मेंस है, रिवॉर्ड रिलेशनशिप है, उसके बाद रिवॉर्ड है, पर्सनल गोल रिलेशनशिप है। यानी कि एफर्ट है, इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी परसीव्ड बाय इंडिविजुअल दैट एक्सट्रीमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम विल लीड टू परफॉर्मेंस। उसके बाद परफॉर्मेंस है, यानी कि इसमें जो आपकी परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है। उसके बाद आप सेकंड उसका क्या है कि एफर्ट ये कि आपने उस काम किसी भी काम के अंदर रहते हुए ना आपने जो अपनी एक्सेप्टेंसी है उसको अचीव करना है, उसको मनवाना है कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, आई कैन डू दैट। और परफॉर्मेंस जो है ना उसमें रिवार्ड सिस्टम रिलेशनशिप होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको रिवार्ड मिले तो आप उससे भी बेस्ट काम कर सकते हैं। तो विच इंडिविजुअल बिलीव दैट परफॉर्मेंस पर्टिकुलर लेवल विल लीड अटेन अ डिजायर्ड आउटकम्स, इसको इंस्ट्रूमेंटिकली भी बोला जाता है। उसके बाद रिवार्ड है वायलेंस, यानी कि द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड विल सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स नीड, जिसपे हम जो इंडिविजुअल्स की नीड को रिवार्ड जब देते हैं, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, रिकग्निशन हो, अचीवमेंट हो, पे की सूरत में हो, इंसेंटिव की सूरत में हो, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ की वो जो सेटिस्फाई लेवल है ना वो पूरा होता है। उसके बाद पोर्टर एंड लेवलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। लेमन पोर्टर एंड एडवर्ड लेवलर came up with a comprehensive model of motivation। They combined adding 2 more components to VROOM। उसने जो VROOM ने 3 बताए हैं, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, एफर्ट,
तो उसने उसके अंदर 2 मोर ऐड किए हैं। वो क्या है कि सबसे पहले वो कहता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कहता है जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो बेसिकली डिफरेंट जो फैक्टर्स इफेक्ट हो रहते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है। और किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इंडिविजुअल आर कंसिडर टू रैशनल पीपल हु मेक कॉन्शियस एंड लॉजिकल डिसीजंस अबाउट देयर बिहेवियर दे मस्ट इंटरेक्ट विद अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि बहुत सारे लोगों का जो इंटरेक्शन है जो उसके जिससे वो लॉजिकल डिसीजन लेता है वो उसके पर्सन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है जो उसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट भी करता है। और उसका जो रैशनल है वो डिफरेंट लोगों के साथ बढ़ जाता है, रिलेशनशिप वो यानी कि बढ़ जाता है लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जिसमें वो एक्सपेक्टेशंस इंडिविजुअल डिसाइड जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके बेस पे जो इंडिविजुअल है वो डिसीजन लेते हैं कि अब वो उसके अल्टरनेट बिहेवियर्स का डिसीजन लेते हैं कि अच्छा अगर ये है तो मैं ये करूँगा तो उससे ये क्या होगा, अगर मेरा बिहेवियर इस तरीके से अगर मैं ये काम करूँगा तो उससे क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगर नहीं करूँगा तो क्या मिलेगा। यानी कि जो उसके अंदर पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। द आउटकम ऑफ द एफर्ट इज रिलेटेड टू पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड इंडिविजुअल डिस्प्ले। और वो कहता है वही होता है बेसिकली जो इंडिविजुअल एक डिस्प्ले कर रहा होता है अपना बिहेवियर। उसके बाद है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि जो है ना सबसे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड सबसे पहले जो आपकी वैल्यूज हैं वो बेसिकली क्या है। पीपल ट्राई टू फाइंड आउट द रिवॉर्ड दैट आर लाइकली टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर जॉब। कहते हैं कि वो बेसिकली वही होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं जब कोई काम कर रहा होता है जो वो रिसीव करता है वो रिवॉर्ड होता है कि अट्रैक्टिव। अगर तो अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में कोई भी रिवॉर्ड मिले तो इसकी जो अ, उसके बेसिकली जो है ना वो एक उसके अंदर जो है ना एक मोटिवेशन पैदा होती है। और जो मोटिवेशन अगर रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होगा तो इंडिविजुअल जो है ना वो उसके लिए एक्स्ट्रा काम करेगा। अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उससे जो उसका ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर रिवार्ड भी मिलेगा तो उसकी जो उस तरीके से वैल्यूज अपनी जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए वो अचीव कर रहे हैं ना उसकी इनपुट बेहतर हो रही है वो नहीं होगी। एफर्ट एफर्ट किसी भी काम के अंदर रहते हुए भी रूम थ्योरी के अंदर जैसे उसने कहा है कि जो एफर्ट है किसी भी काम की जिसमें उसकी एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जॉब जो उसकी बेसिकली जॉब असाइन की गई है उसी के अंदर जो है ना अपनी वो बेसिकली जो एफर्ट है उसको यूटिलाइज करे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करे। उसके बाद है perceived effort reward probability. People try to assess the probability of certain level of effort leading to desired level of performance. कि हर इंडिविजुअल जो उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है बेसिकली तो वहाँ तक ही कर सकता है। तो जो जब उसको रिवार्ड के सिस्टम में कोई चीज़ मिले ना तो वो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करने की कोशिश करता है कि बेसिकली ये बेस्ट है जो होनी चाहिए, अदरवाइज वो उस इन्वायरमेंट से फाइट करेगा। उसमें परफॉर्मेंस जो है ना वो किसी एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस। जो एफर्ट है वो परफॉर्मेंस को बेसिकली लीड करती है। द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल जनरली डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ डिफाइंड टू स्टैंडिंग पॉलिसी इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि जो एफर्ट जाहिर करने हैं तो वो आपकी जब आप किसी भी काम के लिए कोई एफर्ट करते हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और जो परफॉर्मेंस है वो आपकी जाहिर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो पॉलिसीज आपकी बना दी गई हैं उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगी। आपकी एफर्ट क्या है, स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है, नॉलेज क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है किसी भी इंडिविजुअल्स की। इसके अंदर जो डिफरेंट उसके ट्रेड्स होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। उसकी परफॉर्मेंस को जो है ना उसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसके डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। दस एबिलिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट विल मॉडरेट एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, जिससे जो उसके एफर्ट और जो परफॉर्मेंस है उसका रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है। और सेटिस्फेक्शन देखें जब कोई भी काम किया जाता है सेटिस्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। कहते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक है ना वो आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के ऊपर होता है। इंडिविजुअल देखिए पूरी थ्योरी के अंदर आपने इस बात को बहुत ज़्यादा नोट किया होगा कि मोटिवेशन 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 मोटिवेशन
के लिए वो बार बार एक ही बात के ऊपर कि वो लॉस वो रूल्स बनाए जाएं। थेरीज में भी बेसिकली ये बताया गया है कि जब आप किसी काम के लिए आप रिवार्ड देंगे इंसेंटिव देंगे उससे एम्प्लॉयज में बेस्ट मोटिवेशन होगी। और जब तक आप कोई काम में रिवार्ड नहीं देंगे इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो आप में वो जो बेसिक आपकी जो नीड जो आप अचीव करना चाह रहे हैं ना प्रोडक्टिविटी की जो एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं वो नहीं बढ़ेगी। और इससे की जो सिग्निफिकेंस उसमें उसने ये ज़्यादा बताया कि मैचिंग इंडिविजुअल ट्रेड्स एंड एबिलिटी विद द जॉब के जो इंडिविजुअल्स हैं किसी भी जॉब के मुताबिक उसकी जो ट्रेड्स और एबिलिटी होनी चाहिए। मैनेजर मस्ट एक्सप्लेन द एम्प्लॉय द रोल दे प्ले इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप विद द रिवार्ड सिस्टम। मैनेजर्स जो एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिवार्ड के साथ उसको ज़रूर नवाजे। मैनेजर शुड कैरी आउट द जॉब एनालिसिस केयरफुली। जो मैनेजर है वो जॉब की जो उसकी एनालिसिस करे उसकी परफॉर्मेंस लेवल को कि वो क्या कर रहे हैं बेसिकली क्या इंडिविजुअल्स क्या किसी चीज़ के लिए जो उनको परफॉर्मेंस बेसिकली दी गई है वो उसको अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या पूरी हो रही हैं परफॉर्मेंस लेवल क्या है रिवार्ड एसोसिएशन क्या है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब के अंदर जो है ना वो उसका लेवल बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इफ यू पूरे देखें बेटे जब आपने इस बात को नोट किया है जो मोटिवेशन है किसी भी काम के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपकी स्टडी के लिए भी आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिकली टारगेट है एम फिल करना और एम फिल के लिए जो आपकी मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप तो किसी आप पढ़ेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जो आपकी एफिशिएंसी वो बेहतर नहीं होगी। अगर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आपको पता नहीं ये पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो जो आपकी तरफ मोटिवेशन है वो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आस्क मी। थैंक यू सो मच।